बड़े पेड़ से जो इस देश में अचानक उगाया था। उसका नाम था एग्ड्राज़ल। ये पेड़ इतना तेजी से बढ़ा कि उसने पूरी दुनिया को ढक लिया। इसके साथ ही अलग अलग दुनियाएं सामने आई जो बिल्कुल गेम्स जैसे लगती थी। उनमें से एक थी लैबिरिंथ, जिसे लोग गेम्स ऑफ गॉड कहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हर कोई इस गेम का प्लेयर नहीं बन सकता था। सिर्फ कुछ लोग ही थे जिन्हें ये मौका मिलता था। एक दिन एक जगह जो किसी कंस्ट्रक्शन माइन जैसे लगती थी, लोग अपना काम खत्म कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नंबर 67 होता है, ऑरेंज जैकेट पहने अपना हेलमेट उतार रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसने आज अच्छा काम किया। बूढ़ा आदमी कहता है उसके पास एक अच्छी चीज है ट्रेड करने के लिए, एक डेटा कार्ड, और वो पूछता है क्या 67 उसे सस्ते में खरीदना चाहेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहां से भाग जाता है। बूढ़ा सोचता है कि ये लड़का खुद को कुछ ज्यादा समझता है, लेकिन असल में ये भी उन्हीं लोगों जैसा है, एक बेकार टुकड़ा जो सोसाइटी ने छोड़ दिया। एग्ड्राज़ल और एग्रियल के चमक धमक के नीचे ये सब लोग बर्बादी में जी रहे हैं। उसी शहर के बीच एक स्लॉट मशीन की दुकान होती है जहां लोग अपने नसीब बदलने आते हैं। प्रोटैगनिस्ट वहां एंटर करता है और अंदर लोग चीख रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स वापस मांग रहे होते हैं। वो एक मशीन के पास जाता है और कहता है इस बार जिंदगी बदल जाएगी। उसके लिए आज का रेयर आइटम था अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन। स्क्रीन पर लिखा होता है क्या आप 10 बॉक्सेस खोलना चाहेंगे, और वो बिना सोचे हाँ पर क्लिक कर देता है। उसके पास अभी भी उम्मीद होती है। पहला बॉक्स आसमान से सीधा नीचे गिरता है, धड़ाम। रुकी धीरे से उसका लिड उठाता है और अंदर मिलता है एन रैंक टूथब्रश मैन। एन रैंक, उसने कभी इतना लो रैंक आइटम नहीं देखा था। वो अगला बॉक्स खोलता है, फिर अगला, फिर उसके बाद वाला, सब एन रैंक। एक बार तो आर रैंक भी मिलता है, लेकिन वो भी इतना बेकार कि उससे देखकर भी गुस्सा आए। उसने सिर्फ कहानियों में सुना था कि एसआर या एसएसआर आइटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। हर बार एक नया बॉक्स, हर बार एक नई डिसअपॉइंटमेंट। थक गया था, हार गया था, और उस मोमेंट में जब सब कुछ बेकार लग रहा था, उसे अपनी माँ याद आई जो हॉस्पिटल के बेड पे थी, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। वो बस एक मौका चाहता था, बस एक चांस, कुछ बदलने का, अपनी किस्मत, अपनी माँ की तकदीर, सब कुछ। अब उसके पास अकाउंट बनाने की परमिशन थी। अब वो लैबिरिंथ का प्लेयर बन सकता था। एक ऐसा गेम जिसमें हजारों चैलेंजेस होते हैं। हर प्लेयर को एक अवतार क्रिएट करना पड़ता है जो वर्चुअल तो होता है, लेकिन उस अवतार के जरिए जीते गए आइटम्स रियल वर्ल्ड में भी यूज किए जा सकते हैं। ये गेम सिर्फ खेल नहीं, एक नया जिंदगी का रास्ता बन गया था। इन आइटम्स की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उन्होंने सोसाइटी के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। आज के जमाने में पूरी सोसाइटी इद्रासिल के अराउंड ही घूमती है और टॉप गेमर्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वो खुश होकर कहता है गेम तो सच में पलट गया ना। और ये थप्पड़ था उन सब के लिए जो कहते थे कि 10,000 घंटे लीग ऑफ लेजेंड्स खेलना टाइम वेस्ट है। अब वो कहता है मुझे रेडी रहना पड़ेगा, अगर अग्रेसेल सामने आ जाए कौन जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों को ही अकाउंट क्रिएट करने का हक मिलता है। और अब एक मुस्कान के साथ भागता हुआ वो उन लकी लोगों में से एक बन चुका था। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट के साथ दरवाजा खोलता है और कहता है ये है मेरा मौका कुछ दोबारा शुरू करने का। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक क्लब सीधा उसके मुंह पर लगता है और वो जमीन पर बेजान सा गिर जाता है। धीरे धीरे वो होश में वापस आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बॉस किसी टैटू वाले से पूछता है ये वही बंदा है, और जवाब मिलता है यानी वो लकी बंदा, या कहना चाहिए अनलकी, क्योंकि उसके पास वो रेयर कार्ड आ गया था जो ऑक्शन के अलावा मिलता ही नहीं। बॉस उसका कार्ड ले लेता है और कहता है सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्ड ऑक्शन के अलावा कहीं मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी की पैंत पकड़ता है और चिल्लाता है ये तुम नहीं ले सकते, ये मैंने मशीन से निकाला था, लेकिन ये फवेला है जहां ना पैसा है ना कानून। बॉस बस कहता है इस बच्चे को कुचल दो, और अगले ही सेकंड लड़का पैनकेक बन जाता है। लेकिन हार नहीं मानता, वो दोबारा उठता है, बॉस को पकड़ने की कोशिश करता है और लिखता है अकाउंट वापस दो। बॉस उसका सर पकड़ता है और कहता है भूल गया क्या ये दुनिया कैसे चलती है, जहां नाम से कुछ नहीं होता, वजूद जरूरी है। जो भी अच्छी चीज मिलती है उसका दाम चुकाना पड़ता है। यहाँ के रूल्स हम जैसे लोग बनाते हैं। फिर थोड़ा सार्कास्टिक बनकर कहता है नाइंसाफी नहीं करेंगे, गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। और प्रोटैगनिस्ट इस सिस्टम में इंस्टेंटली 30,000 पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, एक और स्पिन के लिए काफी। बॉस कहता है तुझसे एक स्पिन लिया, तुझे एक और मिला, अब बराबर हो गया। लेकिन हमारा लड़का बोलता भी नहीं, बस बूम, फिर से मुंह के बल एसफाल्ट पे। लेकिन इस बार शरीर
तीर भी जवाब दे देता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, दूसरे लोग वहां से चले जाते हैं कुछ अच्छा खाने, और हमारा हीरो वहीं पड़ा रहता है एसफॉल्ट को किस करता हुआ। तभी एक गंजा आदमी बॉस से कहता है, बॉस ये बच्चा फिर से उठ रहा है। सब हैरान हो जाते हैं, ये अब तक जिंदा कैसे है। सिस्टम अलर्ट देता है, उसके वाइटल साइंस डेंजरसली लो है। बॉस सोचता है शायद मैं ज्यादा सॉफ्ट हो गया, समझ नहीं आया। पर फिर वो लड़का वापस बेटिंग शॉप की तरफ चलता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, दूसरे कहते हैं यही डेडिकेशन चाहिए होती है SSR के लिए। सब उसे देखते रह जाते हैं। अगर उसने फिर से कुछ रेयर निकाला तो एक और फेयर ट्रेड होने वाली है। गंजा बंदा पूछता है अगर ये लड़का शॉप में मर गया तो। बॉस कहता है तो बॉडी हटा देंगे, बस कोई खास नहीं है ये। इस बीच सिस्टम बार बार वार्निंग देता है, वाइटल्स क्रिटिकल। प्रोटैगनिस्ट का दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा होता है, जैसे वो होश खोना वाला हो। सांस लेना मुश्किल, आवाजें भी धीमी पड़ जाती है, लेकिन वो फिर भी लड़खड़ाते हुए भीड़ के बीच से निकलता है। एक बेटिंग मशीन तक पहुंचता है लेकिन गिर जाता है, खिसक कर फिर उठता है और एक लास्ट स्पिन ट्राई करता है। उंगली से बटन दबाने जा रहा होता है। सिस्टम कहता है वाइटल्स क्रिटिकल स्टेट में है, और उस मोमेंट उसके दिमाग में एक ही बात होती है, मेरी जिंदगी सच में कचरे से कम नहीं थी। ये सीन एक इंटेंस केओस के बीच शुरू होता है, जब सब लोग शॉक में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जैसे इद्रिस्टल ट्री खुद सामने आ गया हो। बॉस भी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा चमक देखकर समझ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तभी प्रोटैगनिस्ट का बॉडी डिजिटलाइज होने लगता है और सिस्टम अनाउंस करता है इमरजेंसी डिटेक्ट हुई है, कंडीशन रेड। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, फोर्स कन्वर्जन into character। Instantly Agricel सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट को एक कैरेक्टर का नाम चूज करने के लिए बोलता है। प्रोटैगनिस्ट अब एक नए अवतार के रूप में सामने आता है, उसका नाम अब रुकी है। वो कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। तभी एक और ट्विस्ट आता है, एक सिस्टम मैसेज डिक्लेयर करता है तुमने गिल्ड की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की, इसलिए तुम्हें बैन किया जा रहा है। वो हैरान होकर कहता है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन डिसीजन फाइनल होता है। उसका रैंक हटा दिया जाता है और दो अजीब एंटिटीज उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ नोबडी। रुकी प्रोटेस्ट करता है, लेकिन एक हुडेड फिगर आता है और कहता है अब देर हो चुकी है। अगले ही मोमेंट रुकी जाता है और अपने आप को एक स्ट्रेंज डिजिटल दुनिया में पाता है। वो सोचता है मैं मर गया हूँ क्या, या ये आफ्टर लाइफ है। तभी उसके सामने एक ब्रेसलेट जैसा डिवाइस आता है जो बोलता है एक नाम चूज करो। रुकी घबरा जाता है और चिल्लाता है ये फ्लोटिंग वैक्यूम क्लीनर मुझसे बात क्यों कर रहा है। तभी वो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम, मैं सिस्टम बॉक्स हूँ लिगॉन। लिगॉन कंग्रेचुलेट करता है तुम पहले इंसान हो जिसे UR रैंक आइटम मिला है। रुकी कंफ्यूज होता है UR क्या होता है भाई, SSR तक तो सुना था। लिगॉन उसे समझाता है कि ये दुनिया रियल और वर्चुअल का बॉर्डर है और नाम चूज करना जरूरी है ताकि कन्वर्जन कंप्लीट हो सके। लेकिन अब सिस्टम ज्यादा वेट नहीं करता, रुकी क्रिटिकल स्टेट में था, इसलिए उसका बॉडी एक ड्राजल ट्री से डायरेक्टली जोड़ा गया था। उसे कहा जाता है नाम चूज करो ताकि हम स्टार्ट कर सके। रुकी थोड़ा हेजिटेंट होता है लेकिन फिर एक नाम चूज करता है रुकी। कन्वर्जन कंप्लीट होती है और वो गेम दुनिया लैबिरिंथ में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है अपने आप को एक नए वर्ल्ड में पाता है जिसका नाम है फैंटम। सब कुछ इतना रियल लगता है कि सिमुलेशन जैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी। तभी कुछ स्केलेटन्स उसके सामने आ जाते हैं। पहला स्केलेटन उस पर अटैक करता है लेकिन ryuki एक स्टेप पीछे जाके बच जाता है। वो भागने लगता है और सोचता है मुझे तो ट्यूटोरियल जोन में होना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। स्केलेटन्स लो लेवल होते हैं लेकिन स्टिल डेंजरस। ryuki स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है लेकिन लिगन बोलता है बकवास बंद कर, बेवकूफ मत बनो। ryuki इक्विपमेंट के लिए पूछता है लेकिन लिगन उसे बताता है कि UR आइटम होने के कारण उसे कोई कन्वेंशनल रूल्स फॉलो नहीं करने, ना स्किल्स ना स्टैट्स ना लेवल। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक बोनस मिलता है 7 दिन लॉगिन करने पर गारंटीड SR आइटम टिकट। क्योंकि ये उसका फर्स्ट लॉगिन है उसे मिलते हैं 100 टिकट्स प्लस 5 एक्स्ट्रा सिर्फ फैंटम वर्ल्ड एंटर करने पर। ryuki एक्साइटेड होकर कहता है चलो कुछ तो मिला, स्पिन करते हैं। पहला आइटम निकलता है एक पुराना टॉयलेट मॉप। स्केलेटन्स के अगेंस्ट यूज करता है लेकिन मॉप जल्दी टूट जाता है। फ्रस्ट्रेटेड ryuki एक और आइटम स्पिन करता है, एक विग निकलती जो वो बिना सोचे समझे सीधा स्केलेटन के मुंह पर फेंक देता है। स्केलेटन कंफ्यूज्ड हो जाता है, इधर उधर भागता है और पीछे सिर्फ ट्रैश छोड़ता जा रहा होता। लिगोन चीखता है सावधान रहना ryuki, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ryuki सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरता है और तब होती है सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज, वो छोटा रोबोट जो अब तक सिर्फ एक सिस्टम
आइटम बॉक्स था। अचानक से विग पहने हुए स्वॉर्ड लेके स्विंग करने लगता है। उसी मोमेंट एक बॉक्स चमकने लगता है। व्यूकी तुरंत रिएक्ट करता है और स्केलेटन का अटैक ब्लॉक कर लेता है क्योंकि उसे वहां से एक शॉर्ट स्वॉर्ड मिल जाती है। हाँ, वो कोई लेजेंडरी वेपन तो नहीं थी, लेकिन खाली हाथों से तो बेटर थी ना। ryuki थोड़ा सा सेलिब्रेट करता है और खुद से कहता है ये सिर्फ लेवल 1 का स्केलेटन है, मैं कैसे हार सकता हूं। लेकिन क्लियरली हमारा भाई प्रो गेमर नहीं था क्योंकि स्वॉर्ड उठाकर वो सीधा स्केलेटन की और स्केलेटन का छुरा सीधा उसके शोल्डर है। ryuki कंफ्यूज हो जाता है, मेरे एचपी कम क्यों नहीं हुए, ये छुरा तो अंदर तक चला गया। तभी सिस्टम बॉक्स आयन समझाता है तुम्हारे लिए यहाँ एचपी नहीं है, तुम रियल लाइफ का रिस्क ले रहे हो, तुम्हारा डैमेज तुम्हारे बॉडी पे डायरेक्टली होता है। एक और स्केलेटन अटैक करने आता है और ryuki सोचता है क्या मैं सिर्फ मरने के लिए यह सब झेल रहा था, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। वो फिर से ब्लॉक करने के लिए चार्ज करता है और तभी 2 बॉक्सेस आसमान से नीचे गिरते हैं। अटैक के बिल्कुल वक्त पे वो स्केलेटन का ब्लो डिफ्लेक्ट कर देता है और एक सॉलिड पंच मारकर स्केलेटन को दूर फेंक देता है। ryuki हैरान हो जाता है, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी खुद ही मूव कर गई। जब वो बॉक्सेस चेक करता है उसे मिलती है 2 S रैंक स्किल्स, एक डिफेंस के लिए और एक स्वॉर्ड मास्टरी के लिए। आयन एक्सप्लेन करता है तुम अद्रिजल के रूल से फ्री हो, तुम्हें कोई भी स्किल या आइटम सीधा मिल सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तभी एक और स्केलेटन साइड से आता है, लेकिन SR रैंक पैरी एक्टिवेट हो जाता है और वो अटैक ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो जाता है। स्केलेटन कंफ्यूज्ड होकर हॉल्ट कर जाता है। उसी मोमेंट में ryuki एक क्लीन स्लैश मार देता है। वो खुश होकर चिल्लाता है, वो कौन बेवकूफ था जो कह रहा था स्केलेटन्स को स्वॉर्ड से नहीं मारा जा सकता? हाँ, वो मैं ही था 3 मिनट पहले। अब ryuki को समझ आ जाता है कि ये SR स्वॉर्ड मास्टरी की वजह से हुआ। फैंटम वर्ल्ड में ऐसी स्किल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि इड्रिल के हर जोन के अलग रूल्स हैं, लेकिन ryuki की लक और यूनिक स्टेटस की वजह से वो इन सब रूल्स को बाईपास कर सकता है। आयन खुद भी इंप्रेस हो जाता है, मुझे पहले से पता था ये लड़का लकी है, ये आइटम पुलर टाइप है। ryuki पीछे मुड़कर अपना फर्स्ट SR बॉक्स देखता है और मुस्कुराता है। जब वो बॉक्स उठाने जा रहा होता है वो सोचता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन खुद ये था कि एक नया चमत्कार उसकी जिंदगी में शुरू हो रहा था। तभी 3 और स्केलेटन्स उस पे अटैक करने आते हैं, लेकिन किस बार ryuki बॉक्स हाथ में लेके पलटकर एक ही स्लैश में सबको फिनिश कर देता है। फिर वो कामली कहता है अगर तुम मुझे इतनी लक देने वाले हो तो मैं पूरी तरह इसका फायदा उठाऊंगा। अब वो फाइनली समझ गया है कि ये दुनिया फैंटम सिर्फ एक गेम नहीं, एक बैटलफील्ड है। इस गेम को बनाया है लाशिया कंपनी ने और इसे आर्ट का मास्टरपीस माना जाता है। ये लैबिरिंथ के सभी गेम वर्ल्ड्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और हर प्लेयर को इसे गुजरना पड़ता है। ryuki वहां था और स्केलेटन्स को नॉन स्टॉप मार रहा था। आखिरकार वो उन लकी लोगों में से एक था जो इस सिस्टम का हिस्सा बन गया था। वो लड़का स्केलेटन्स को स्टैक कर रहा था, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस मिलता वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता पॉइंट्स में, जिससे वो और बॉक्सेस खोल सकता था। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल अलग था, इसका कोई लेवल भी नहीं था। उसने थोड़ा हिसाब लगाया तो पता चला यूं सिर्फ एक पुल के लिए 15 स्केलेटन्स मारने पड़ेंगे। अब वक्त था देखने का कि उसने जो SSR आइटम निकाला था उसे क्या करे। उसके लिए वो आइटम एक अबसर्ड चीज थी, ऐसे लगा जैसे उसका एग्जिस्ट करना भी बेकार हो। लेकिन इगॉन कहता है अगर वो तेरे सामने है तो एग्जिस्ट करता है, और SSR है भाई, क्वालिटी तो होगी ही। लेकिन हमारा बंदा उस आइटम को रख देता है, कहता है अभी के लिए इसे सील्ड ही रहने दो। वो कहता है ये परफेक्ट होगा उस बंदे के लिए या शायद उसकी पूरी गिल्ड के लिए। अभी के लिए वो अपनी पावर छुपा रहा है सही वक्त के लिए। जो स्किल्स उसके पास थी उन्हें लेवल अप करने के लिए रूलेट पॉइंट्स लगते थे, पर उसके लिए सब सिंपल था, बस मॉन्स्टर्स आते रहे और वो उन्हें मारता रहे। उससे ये पसंद था कि बस ग्राइंड करना हो और कुछ नहीं। थोड़े वक्त बाद जंगल में एक एक्सप्लोजन होता है और एक और स्केलेटन गिर जाता है, एक क्रिस्टल छोड़कर। ये उसका तीसरा दिन था गेम में और ऑफ कोर्स वो सारी डेली क्वेस्ट कर रहा था और पूरा दिन फार्मिंग में लगा रहा था। आखिर उसने 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए जो थे 10 पुल के लिए काफी। मुझे लगता है गेंशिन से बेटर है भाई, 3 दिन में 10 पुल, नॉट बैड एट ऑल। इगॉन खुश होके चिल्लाता है देखते हैं इस बार क्या निकलेगा। लेकिन ryuki तो 1400 पॉइंट्स खर्च कर देता है अपनी दोनों स्किल्स को लेवल अप करने के लिए। रोबोट गुस्सा हो जाता है, ये बच्चा कभी तो अपनी किस्मत ट्राई करे, ये ज्यादा फन होता। लेकिन हमारा बंदा कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी क्या है। सिस्टम समझाता है 70% चांस एंड
रैंक का, 77% चांस आर का, 2.7% चांस एसआर का और सिर्फ 0.3% चांस एसएसआर का। वो फिर चिल्लाता है, मेरी इन्वेंट्री तो सारी कचरे से भरी है। रोबोट बोलता है, रोना बंद कर, काफी अच्छी स्किल्स पुल कर चुका है तू। यूकी कहता है, मैं सिर्फ डेली मिशन के रिवॉर्ड्स से बॉक्सेस खोलूंगा, बाकी सब पॉइंट्स अपग्रेड्स में जाएंगे। ईगोन कहता है, ठीक है, पर एक सवाल है, कितने दिन रहने का प्लान है इस ट्यूटोरियल फॉरेस्ट में? लेकिन हमारा हीरो कॉशियस है, उसे चाहिए प्रॉपर वेपन्स और स्किल्स का लेवल अप, तभी वो वहां से निकलेगा। वो दुनिया को दूसरों से ज्यादा समझता है और अपनी पास्ट की नॉलेज का पूरा फायदा उठाना चाहता है। ये स्टार्टिंग फॉरेस्ट एक वन वे जोन है, एक बार छोड़ दिया तो वापस नहीं आना, इसलिए वो पूरा जूस निकालना चाहता है यहाँ का। फिर वो जाओ को बताता है कि उसे काफी प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो सिस्टम के लिमिट समझ सके और जान सके कि वो क्या कर सकता है बिना स्टैट्स के। लगभग 7 दिन बीत चुके थे और ऑफ कोर्स लेवलिंग अब स्लो हो गया था, लेकिन दोनों एसआर स्किल्स अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी थी। बैड लक ये थी कि अब कोई ऑप्शन नहीं था उन्हें और आगे लेवल अप करने का, जो दिखाता है कि ये ट्यूटोरियल का मैक्स लिमिट था। तभी आयन उसके चेहरे पे प्यार से थपकी देता है और कहता है, अब 7 डे लॉग इन रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। हाँ, एसआर आइटम गारंटीड था, लेकिन फिर भी चांस था कि वो बेकार एसआर हो। लेकिन भाई, अब तो ऑल और नथिंग का टाइम था। वो कमांड देता है बॉक्स को खुलने के लिए। गोल्डन पैकेज जमीन पर गिरता है, चमकता है और र्यूकी कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्या सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? इसे एक एसआर रैंक की तलवार मिलती है, लेकिन वो सिर्फ एक तलवार नहीं होती, उसमें एक रिवॉल्वर भी जुड़ी होती है। वो हथियार काफी एफिशिएंट होता है, लेकिन उसे पता है कि फैंटम वर्ल्ड की कहानी को देखते हुए ऐसे हथियार का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी ने इसे देख लिया तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। वो इसे टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर हल्की सी कट मारता है और पेड़ बटर की तरह कट जाता है। भले ही उसे स्वॉर्ड मास्टरी हो, फिर भी उस हथियार की ताकत कुछ ज्यादा ही लगती है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने गेम में एंटर किया था तो असल जिंदगी में वो मरने की हालत में था। अब वो सोचता है, अगर वो यहाँ मर गया तो क्या होगा? आइगन समझाता है कि अगर वो मरता है तो उसका बैकअप लिया जाएगा और उसे रिसरेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस में बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और वो दर्द नर्क की तरह होगा। र्यूकी जवाब देता है, मुझे दर्द की परवाह नहीं है, और आइगन से कहता है, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स यूज करो, ताकत बढ़ानी है, भले ही थोड़ा ही सही। कुछ टाइम बाद वो अब आर रैंक के नए गियर में पूरी तरह तैयार होता है। कम से कम अब उसके पास कुछ तो है। फिर वो लाइगन से कहता है, अब से हर सेकंड रिकॉर्ड करना शुरू करो, मेरी गेम प्ले की एक भी आवाज मिस नहीं होनी चाहिए। रोबोट पूछता है, फाइल का नाम क्या रखूं? रायुकी जवाब देता है, द डिस्क दैट बैक्ड अवे बट एस्केप्ड फ्रॉम द अबिस। रोबोट कहता है, ठीक है, लेकिन रायुकी जानना चाहता है कि अचानक उसे सब रिकॉर्ड करने का ख्याल क्यों आया। आइगन समझाता है कि रॉजर कंपनी के ज्यादातर गेम्स को काफी जल्दी बनाया गया था और ये वाला गेम जो सबसे अच्छे में से एक माना जाता है, वो भी इस मामले में ज्यादा अलग नहीं है। अब भी इसमें कुछ बग्स हैं, जैसे ठीक उसके सामने एक बॉस नाइट खड़ा है जो असल में गेम में बहुत बाद में आना था। सिस्टम अनाउंस करता है, ये है ब्लैक नाइट ऑफ केओस, अंधकार के देवता का आशीर्वाद प्राप्त प्राणी, और उसी के साथ एक अचानक मिशन सामने आता है इस बॉस को खत्म करने का। अगर रायुकी उसे हरा देता है तो उसे 10 टिकट्स और एक गारंटीड एस रैंक टिकट मिलेगा। और रायुकी तो पहले से ही उस क्रिएचर को मारने का प्लान बना चुका था, ऊपर से बोनस भी मिल रहा था, तो और क्या चाहिए। बॉस अपनी तलवार उठाता है और कहता है, खुद को साबित करो, और जोर से नीचे वार करता है। लेकिन रायुकी, जिसके पास वो ओवरपावर्ड तलवार और लेवल 3 की पैरी स्किल है, बॉस का अटैक पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सोचा था, क्योंकि उसके पास अब तक कोई लेवल्स नहीं थे। उसकी लिमिट्स वही है जो उसकी स्किल्स उसे करने देती है। यही सोचकर वो नाइट से कहता है, तैयार हो जा, और सीधा सीने पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन वो हमला कोई असर नहीं दिखाता। ईगोन उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है, लगता है तुम्हारे अटैक काम कर रहे हैं। रायुकी ऑब्वियस तौर पर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने तो कोई डैमेज किया ही नहीं। तभी ईगोन उसे याद दिलाता है, तू अब एक ज्यादा रियलिस्टिक वर्ल्ड में है। तब जाकर रायुकी समझता है वो अब तक ऐसे लड़ रहा था जैसे कोई गेम कैरेक्टर जो सिर्फ आर्मर पर वार करके धीरे धीरे एचपी कम करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब वो गेम के रूल्स से बंधा हुआ नहीं था और इस केस में उसे ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से लड़ना था। यही सोचकर वो खुद को बॉस की तरफ फेंक देता है, किसी असली कमजोर पॉइंट की तलाश में। नाइट उसका वॉर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रायुकी अपनी तलवार से डिफेंड करते हुए पास आ जाता है। वो तलवार को आर्मर के अंदर गहराई तक घुसा देता है और उसी जगह एक शॉट फायर करता है। उसका हाथ
हाथ का हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और नाइट दर्द से करा उठता है। अब ryuki को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ईगन बार बार उसे क्यों कहता है कि उसके पास HP नहीं है, लेकिन वो गेम के रूल्स तोड़ सकता है। उसे अब इन क्रिएचर्स की लाइफ की फिक्र नहीं करनी, जो मायने रखता है वो है रियलिस्टिक फाइटिंग। और जब ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, अचानक वो मॉन्स्टर एक वॉर करता है सीधा उसके कंधे पर। समस्या ये है कि ryuki जानता है कि ब्लैक नाइट के पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक पैटर्न होना ही नहीं चाहिए था। फिर ryuki देखता है कि जो अजीब एनर्जी उसे लगी थी वो उसी नाइट के हाथ से निकल रही थी। नाइट बोलता है जो भी हमारे लॉर्ड को खतरे में डालेगा उसे अबिस का अनुभव करना पड़ेगा। ryuki किसी तरह उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक शक उठने लगता है। शायद उसने इस क्रीचर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शायद गेम के एंड में जो बॉस आता है वो इस ट्यूटोरियल वाले से बिल्कुल अलग है। आखिरकार अगर स्टार्टिंग विलेज में कोई मरता है तो उसे सीधे, यानी किसी ने इस बॉस से 2 बार कभी लड़ा ही नहीं। ryuki ढेर सारे अटैक्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ वार सीधे उस पर लग भी जाते हैं। एक अटैक तो सीधा उसके पेट पर लगता है, सीम कट होता है। ryuki एक टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है फिर से स्ट्रैटेजी गलत हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई। उस समय वो गिल्ड लिंजी का हिस्सा था और एक एनालिस्ट था, वो इंसान जो डेटा रिसीव करता है। लेकिन वो कहता है कि जिस एरिया में वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था उसे पहले ही लिनफुल ने काबू में ले लिया था। ryuki फिर भी जिद करता है इस बार मेरा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है और हम बाकी गिल्ड से थोड़ा आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन सामने वाला बस पेपर्स फेंक देता है और कहता है तू तो खुद कोई प्लेयर नहीं, ना ही कोई हाई रैंक वाला, तो फिर डिसीजंस लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? यहाँ डिसीजंस हम रिप्लेस नहीं करते, ये फैसला किया था सबसे बेस्ट प्लेयर ने, लिनफुल, तो तू उसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है? पहले एरिया में भेज दिया जाता है। ryuki फिर कमरे में टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहता है ये बेवकूफ नोवेयर प्ले को बस इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि लिनफुल अपनी रैंक बनाए रखे, लेकिन उसे खुद को शांत करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी माँ की सर्जरी के खर्चों पर फोकस करना था जो उससे कहीं ज्यादा जरूरी था। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है और ryuki चौंक जाता है। वो इंसान माफी मांगता है और कहता है मैंने सोचा शायद तुम्हें कॉफी चाहिए हो। ये थी सिंथिया, एक और रिसर्चर जो पहले ही कहती है कि शायद ryuki के बनाए गए गाइड्स फिर से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वो थका हुआ लगता है और सिंथिया पास आकर पूछती है थोड़ी मदद? ryuki कहता है हाँ, मुझे कुछ क्लासिफाइड इन्फो में मदद चाहिए ताकि मैं अपना गाइड पूरा कर सकूं। सिंथिया मुस्कुराकर कहती है ठीक है, जब तुम चाहो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुछ वक्त बाद ryuki हॉस्पिटल में अपनी माँ से कहता है टेंशन मत लो, मैंने सर्जरी शेड्यूल करवा दी है। माँ पूछती है खर्चे का क्या हुआ? ryuki कहता है सब सेट है, गिल्ड ने फाइनली अप्रूव कर दिया है। माँ उसे गले लगाती है और कहती है मुझे तुम पर गर्व है, तुम इतनी मेहनत करते हो। ryuki मुस्कुराता है सब ठीक हो जाएगा, मेहनत सच में किस्मत बदल रही है। लेकिन अगले ही सीन में उसे गिल्ड लिंजी से निकाला जा रहा होता है सीक्रेट्स लीक करने के इल्जाम में। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला बोलता है तू कुछ भी बोले अब फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सबूत है। भले ही ryuki बहुत डिस्क्रीट रहा हो, फिर भी उन्हें लिनफुल और सिंथिया से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। ओह, उस हरामी लिनफुल की गोद में और वो कमबख्त सिंथिया, उसने मुझे उस नकली मुस्कान से धोखा दिया। अब तो मन करता है कि ryuki एक SSR का हथियार निकाले और उस औरत को खत्म कर दे। और वो घटिया लिनफुल वही खड़ा होता है और कहता है तो तू ही है वो बेवकूफ ryuki, वो ही लड़का जो वो बेवकूफ गाइड्स भेजता था उस मासूम से चेहरे के साथ। लिनफुल अब सिंथिया की तरफ मुड़ता है और कहता है तुझे उस कचरे जैसे लड़के के पास रहना पड़ा, ये तेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन आज हम जश्न मनाने जा रहे हैं। वो जाते जाते कहता है ryuki को याद रखना चाहिए कि वो आया कहां से है। अगर कोई एनालिस्ट होकर सही से एनालाइज ही ना कर पाए तो गाइड बनाने का क्या मतलब? सच तो ये है उसे खुद नहीं पता कि वो कहां फिट होता है। फिर वो दरवाजे से बाहर जाते हुए कहता है अफसोस, पर उसकी बेमतलब सी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। उसी पल ryuki ने उस शहर में अपनी बची खुची इज्जत भी खो दी। वो गिर गया, एक अनजान रैंक वाला आम लड़का बन गया। पैसा, स्टेटस, सम्मान, यहाँ तक कि उसका नाम भी छीन लिया गया। बस यही तो असली पूंजीवाद है भाई, पैसा गया तो नाम तक मिटा दिया। लेकिन अब ryuki वापस डंजन में है, ब्लैक नाइट के अटैक को रोकते हुए। नाइट हैरान है कि ऐसा वार खाने के बाद भी वो अब तक खड़ा कैसे है। ryuki लगातार अटैक सह रहा है और तभी मॉन्स्टर अपनी तलवार उठाकर कहता है आखिर में तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। अटैक सीधा ryuki पर आता है और वो सोचता है क्या ये वाकई मेरा आखिरी मौका है? क्या ये जिंदगी फिर से वैसी ही खत्म होगी जैसे पिछली? वो अपनी माँ और सिंथिया को याद करता है और कसम खाता है मैं उन्हें इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। वो नाइट का पेट वाला अटैक पैरी करता है, अपनी तलवार निकालता है और छलांग लगाता है। वो नाइट के सिर को पकड़ता है और तलवार सीधे उसके हेलमेट में
घुसा देता है। उसके दिमाग में वही दो गद्दार लोग घूमते हैं और वो कहता है मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। क्रीचर फट कर उड़ जाता है। एक ब्लैक मैक को इतने लो लेवल पर मारने के लिए उसे मिलते हैं 15,000 एक्सपी। साथ ही इमरजेंसी क्वेस्ट से मिलते हैं 10 टिकट्स और एक गारंटीड एसआर टिकट। मरते मरते नाइट कहता है ओब्लिवियन से आगे बढ़ और उसे पार कर। ryuki जवाब देता है कहने की जरूरत नहीं, मैं चलता रहूंगा। इगन ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया था। अब एक सुनहरे बालों वाला आदमी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहा है और पूछता है ये वीडियो कब अपलोड हुआ था। दूसरा इंसान जवाब देता है कुछ घंटे पहले ही, क्या उनसे कांटेक्ट करें? लेकिन वो आदमी कहता है जरूरत नहीं, मुझे चेहरा याद है, बस गाड़ी तैयार रखो और ये भी पता लगाओ कि लिनफुल कहाँ है। वो आदमी असल में है गिल्ड लिंजे का असली लीडर गैब्रियल डैरियस। तो साफ है लिनफुल सिर्फ लड़ाई में स्ट्रांग नहीं था। ryuki का जो वीडियो IG ट्यूब पर अपलोड हुआ वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई ट्यूटोरियल के एक ग्लिच्ड बॉस से 1-on-1 लड़ गया। अगर ये फैंटम में हो रहा होता तो उसके पास बंदूक वाली तलवार होना नामुमकिन था। ऊपर से वो जो रिफ्लेक्ट स्किल्स दिख रही थी वो भी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। सबने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये वीडियो फर्जी है या फिर वो लड़का किसी ऐसे बग का फायदा उठा रहा है जो असल में होना ही नहीं चाहिए था। अब तो वो वीडियो बड़े स्क्रीन पर किसी ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा चल रहा है और हर कोई हैरान है कि वो इतनी तेजी से रिएक्ट कैसे कर रहा है। गिल लिंसी की एक और एनालिस्ट लगूना जानना चाहती है कि ये Ryu 77 आखिर है कौन। वो खुद को प्रो लेवल की एनालिस्ट मानती है लेकिन वो भी नहीं समझ पा रही कि उसने उस बॉस को कैसे हरा दिया। वो टीम को बताती है कि ये पक्का किसी बग जैसा लग रहा है और उन्हें इस बारे में पहले से पता होना चाहिए था। चश्मे वाला बंदा कहता है कि जो चेहरा वीडियो में है वो वही है जो वो सोच रहा है, लेकिन ये सब अब भी समझ से बाहर है। अब सीन कट होता है लिनफुल की ओर जो मुड़कर पूछता है ryuki की बात कौन कर रहा है? भाई विलेन लोग हमेशा अच्छे दिखते क्यों? लिनफुल कहता है मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, लेकिन सामने खड़ा आदमी जवाब देता है 3 साल पहले जो एनालिस्ट हुआ करता था, जिसने तगड़ी गाइड्स बनाई थी, जिसे खुद तुमने गिल्ड से बाहर निकलवाया था, वही अब ये सब कर रहा है। लिनफुल जवाब देता है दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी कहानियां ऐसे ही खत्म होती हैं। आदमी पूछता है क्या तुमने वो ब्लैक मैग वाला वीडियो देखा? लिनफुल कहता है हाँ देखा, लेकिन मुझे तो वो किसी बग जैसा ही लगा। ट्यूटोरियल में उस क्रीचर को मारना नामुमकिन है। वो आदमी कहता है लिनफुल तुम्हें समझना होगा, वो वीडियो में जो इंसान है वो सच में ryuki है और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। लिनफुल गुस्से में मुड़कर अपने भाई से कहता है उस हरामी की बात करना बंद करो। क्या हम इतने कमजोर हैं कि उसके बारे में सोचे भी? हमें ऐसे लड़कों के लिए अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। गैब्रियल उसका भाई बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक और आदमी पास आता है और पूछता है अब क्या करना है? वो कहता है ये ryuki जानबूझकर हमें उकसा रहा है, शक है ये सब एक जाल है, इसलिए हमें बहुत संभल कर चलना होगा। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि जब उसे गिल्ड से निकाला गया तब वो गया कहाँ, तभी आगे की चाल चल पाएंगे। वो आदमी जाता हुआ बड़बड़ाता है घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त है, बस ये समझना होगा कि उसका भाई इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करेगा। दूसरी ओर हमारा लड़का ryuki अभी भी जिंदा है। ईगॉन कहता है 87% रिकवरी हो चुकी है, अब तुम चल सकते हो। ryuki खून से लथपथ उठता है और कहता है दर्द मेरी सोच से भी ज्यादा था। ईगॉन समझाता है बिल्कुल, तुम्हारे कई अंग और मसल्स फटे हैं, ऊपर से हड्डियां भी टूटी हैं। ryuki हंसता है और कहता है क्योंकि ये सब मुझे बार बार झेलना होगा। वो आगे बढ़ता है और देखता है एक टावर को क्षितिज पर। अब वक्त था ट्यूटोरियल को अलविदा कहने का। डेमोनिक टावर इस दुनिया का असली कंटेंट था, लेकिन अभी वो उसमें घुस नहीं सकता। उसे पहले टावर के आसपास के डंजनों में अपनी कई स्किल्स को लेवल अप करना होगा। आगे बढ़ते हुए ईगॉन कहता है तूने जो वीडियो डाला वो पागलपन था, अब सबको पता चल गया है, लोग तुझे मारना चाहेंगे। लेकिन ryuki जवाब देता है मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात बनेगी। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये कोई बग था और गेम में बग्स तो आते रहते हैं। वैसे भी लिंजी के टॉप पर जो आदमी है वो बहुत सतर्क है, वो कोई कदम उठाने से पहले जानकारी इकट्ठी करेगा और इसी वजह से मुझे जितना हो सके उतना मशहूर होना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं पब्लिक में रहूंगा लिंजी के पास मुझे हटाने के ऑप्शन उतने ही कम होंगे, क्योंकि सब कुछ सबके सामने होगा। और अगर वो कन्वर्जन वैसे काम करता है जैसा ईगॉन ने समझाया था, वो जब चाहे खुद को इस गेम वर्ल्ड से गायब कर सकता है, मतलब जैसे लॉग आउट कर रहा हो। लेकिन असली दुनिया में उसका असली शरीर है ही नहीं, उसका लॉग आउट स्टेट शून्य में अस्तित्व जैसा हो जाता है। कम से कम ऐसा मुझे लगता है। छोटा रोबोट बोलता है वो सिस्टम का बड़ा स्मार्ट यूज कर रहा है। दूसरी तरफ ryuki बस यही सोच रहा है कि उसे उस हरामी लिनफुल से बदला लेना। उसे पूरा यकीन है जैसे ही वो थोड़ा शोर मचाएगा वो आदमी जरूर कोई चाल चलेगा और वहीं पर ryuki वार करेगा। सिस्टम अब बोल पड़ता है अब बहुत बातें हो गई, अब कुछ टिकट्स खोलते हैं। उसके पास थे 20 पुल्स, 2 गारंटीड SR पुल्स और 15,000 पॉइंट्स। अब वक्त था
किस्मत आजमाने का। लेकिन रूकी कहता है सबसे पहले तो शहर जाना जरूरी है ताकि वो एक रिवाइवल पॉइंट सेव कर सके। ईगन समझाता है वो सिर्फ उनके लिए होता है जो दूसरी दुनिया से लाए गए हों। रियुकी का शरीर पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। उसी वक्त रियुकी कन्वर्जन सिस्टम एक्टिवेट करता है और लौट आता है उस शॉप में जहां वो मरा था। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसका वजूद इस दुनिया में असल हो चुका है। जब वो कन्वर्ट करता है तो उस दुनिया से इस दुनिया में आता है, जबकि पृथ्वी के लोग पृथ्वी से वहां जाते हैं। आखिरकार सब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर ही रहे हैं, बस रास्ते अलग है। रियुकी थोड़ा कंफ्यूज है, खुद को देख रहा है और सोच रहा है मैं अभी मरने वाला था और अब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। सिस्टम जवाब देता है क्योंकि तू बहुत ज्यादा जबरदस्त है और सबसे पहले यहाँ की सिक्योरिटी कैमरा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी वही गैंगस्टर्स वापस आ जाते हैं, कहते हैं मरने वाला बंदा तो बड़ा फिट लग रहा है, तू फिर से जिंदा कैसे दिख रहा है बे। ये गैंगस्टर्स वहीं टेंट डाल के दिन भर घूमते रहते हैं। अलार्म बजता है, रियुकी बस उठता है और बाहर निकल जाता है। रियुकी कोई बेवकूफ नहीं है, वो खिड़की तोड़ता है और भागता है। ईगोन कहता है वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है और रियुकी उसकी बात मानकर एक दिशा में दौड़ता है, लेकिन सामने आ जाता है डेड एंड। वो ईगोन को घूसा मारता है, साले तूने मुझे मरने भेजा। छोटा रोबोट समझाता है कि हर चीज के पीछे एक वजह होती है। गैंगस्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं रात के इस वक्त सबको दौड़ाया तूने, साले अब बता मशीन से क्या निकाला था कल। अगर मरना नहीं चाहता तो वो चीज दे दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियुकी ईगोन को किसी हालत में देने वाला नहीं है। ईगोन उसे पास की एक लकड़ी की तलवार उठाने को कहता है, क्योंकि अभी वो उस दुनिया से कोई आइटम नहीं ला सकता, तो आसपास है उसी से काम चलाना होगा। रियुकी तलवार उठाता है और कहता है ये मजाक है क्या, मैं इन सब से कैसे लड़ूंगा। तभी सिस्टम विंडो पॉप होती है। गैंगस्टर्स हंसते हैं, कहते हैं ये लौंडा समझता क्या है खुद को, लकड़ी की तलवार से हमें हराएगा। तभी एक बड़ा टाइगर जैसा बंदे वाला गैंगस्टर उसकी ओर बढ़ता है और चिल्लाता है अब हार मान ले, कम से कम दर्द कम होगा। फिर धड़ाम, रियुकी के हाथ पर चोट लगती है। सारे लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। बॉस चिल्लाता है सब अंदर जाओ। गैंग के बीच में एक ऑफिस वाला आदमी भी खड़ा है। रियुकी बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं गेम के बाहर हूँ फिर भी मेरी ताकत काम कर रही है। उसे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, लेकिन उसे लगता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब रियुकी ने उस गुंडे को मारा था सबको एक चमक दिखी थी, सब सोच में पड़ गए थे ये क्या था। बॉस गुस्से में बोला अब इस लड़के को हराओ। उसे लगने लगा इस लड़के को गेम से कोई जबरदस्त चीज मिली है। ये लोग ब्लैक स्नेक नाम की गैंग के हैं जो अननोन नाम की जगह पर राज करते हैं। लेकिन अब बॉस डर जाता है। अगले ही पल सारे गुंडे गिर जाते हैं, सिर्फ एक गंजा आदमी बचता है जो भी मार खा रहा होता है। हंसकर पूछता है बस इतना ही कर सकते हो तुम सब। जब रियुकी ने जमीन से लकड़ी की तलवार उठाई थी उसे सब समझ आ गया था। बाकी लोग सिर्फ अपने गेम वाले शरीर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन रियुकी ने तो अपना असली शरीर ही गेम में भेजा था, इसलिए उसे ज्यादा दर्द भी होता है और ताकत भी ज्यादा मिलती है। मतलब गेम में अगर वो ताकतवर होगा तो असली दुनिया में भी वो उतना ही ताकतवर होगा। फिर और गुंडे आ जाते, सब मिलकर उस पर हमला करते। लेकिन रियुकी एसएसआर वाला है ना बहुत ही ताकतवर, बस हल्का सा मारता है और सामने वाले की हड्डियां टूट जाती है। अब रियुकी लीडर के पास जाता है और कहता है कल तुमने मेरी मदद की थी, शुक्रिया। लीडर डर कर डंडा घुमाता है और कहता है पास मत आ। लेकिन रियुकी उसकी डंडा रोक देता है और छीन लेता है। वो पूछता है अब तो रुक जाएगा, तेरे सारे आदमी पिट गए, यूं ही नहीं जा सकता। लीडर डंडा उठाने की कोशिश करता है और कहता है चुप रह, लेकिन रियुकी उसके हाथ पर मारता है और वो चिल्ला उठता है। फिर वो गुंडा गुस्से में मुक्का मारता है, लेकिन रियुकी उसके मुंह पर डंडा मारता है। गुंडा जमीन पर गिर जाता है जैसे कचरा हो। रियुकी बोलता है अब समझ आया ताकत इतनी अच्छी क्यों लगती है। आज तू वैसा ही महसूस कर रहा होगा जैसा उस दिन मैं कर रहा था। तेरा टूटा हुआ चेहरा तुझ पर ठीक लग रहा है। लीडर रोने लगता है माफ कर दो। रियुकी बोलता है तूने जो कार चुराया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब तुम भी तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हारी सारी उम्मीदें भी टूट ना जाएं। लीडर कहता है कोई अननोन ऐसा करके बच नहीं सकता। रियुकी डंडा उठाता है और कहता है दुर्भाग्य से आज की कहानी कोई नहीं सुनेगा, और वो लीडर फिर से माफी मांगने ही वाला होता है। हम देखते हैं कि रियुकी की एक आंख घूम रही है और उसका सिर एकदम से साइड में मुड़ जाता है। मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसा हीरो होगा जो सच में मार डालेगा, लेकिन नहीं, रोबोट सिर्फ पूछ रहा है तूने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। रियुकी जवाब देता है क्योंकि तूने जो किया उसी वजह से, और मुझे शक से बचना था। रोबोट ने किया क्या था, उसने उन गुंडों के दिमाग में घुसकर उनकी सोच को बदल दिया। अब उन्हें लग ही नहीं रहा कि रियुकी जिंदा है। रोबोट कहता है चलो इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार किसी को मारता हुआ देखना चाहता हूं। अगर तू हीरो है तो विलेन को माफ मत कर, मार डाल। फिर वह कहता है
कि अब उन्हें ईगन के बारे में सबसे छुपाना होगा। दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई आइटम है। रियुकी एक छोटा सा टूल उठाता है और नोटिस करता है कि जैसे ही उसके हाथ में कोई तेज या नुकीली चीज आती है, उसकी पावर ऑन हो जाती है। ये छोटा टूल लेकर घूमना बड़ी भारी चीज से बहुत आसान है। रियुकी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन रोबोट पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेता है। वो बोलता है, अब रियल वर्ल्ड में तेरा शरीर जल्दी बूढ़ा होगा, क्योंकि अब उसकी असली आत्मा एग ड्रिजल में है। कुछ समय बाद रियुकी एक छोटे गुंडे से बात कर रहा होता है। वो कहता है, दुनिया कमाल की है, लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब समझ आता है कि उसने उस गुंडे को मारा क्यों नहीं। वो कहता है, टिकट दे दे वरना दिक्कत होगी। गुंडा बोलता है, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, थोड़ा समय दे दे। लेकिन रियुकी का चाकू पहले ही उसकी पेशानी पर होता है। वो कहता, मैंने तुझे जिंदा छोड़ा है, ये बात मत भूलना। गुंडा माफी मांगता है। रियुकी कहता है, चल अभी चलते हैं, वहीं से टिकट लाते हैं। रेड लाइट एरिया एक आदमी अपनी गर्दन खुजा रहा होता है, अजीब तरह से, जैसे कोई बुरी बीमारी हो उसे। एक गैंग का मेंबर आता है और उसे लात मारकर भगा देता है। चल हट यहाँ से। ये जगह है शुएनकू नाम की दुकान। गुंडा कहता है कि ज्यादातर सौदे यही होते हैं। रियुकी सोचता है शायद मेरा टिकट यही बेचा गया है। जब वो अंदर जाता है, एक आदमी जो चादर ओढ़े होता है देखता है कि कोई ग्राहक आया है। उसकी आवाज किसी बूढ़े जैसी लगती है। रियुकी पूछता है, क्या तुम दुकान के मालिक हो? पता नहीं वो आदमी सच में बूढ़ा है या नहीं, या फिर वो आदमी है भी या कुछ और। दुकान का मालिक अपना नाम बताता है, शिजुकी। रोबोट जो सिर्फ रियुकी को दिखता है कहता है, ये इंसान नहीं है, ये मशीन है। वो उसका डेटा लाइव स्कैन कर रहा होता है। रियुकी पहले ही उसकी अजीब आवाज से शक कर चुका था। वो कहता है, ऐसे साइबर रोबोट्स तो अब बैन हो चुके हैं। सुजुकी कहता है, तूने इतनी जल्दी पहचान लिया, ये कमाल है, लेकिन काले धंधों की दुनिया में कानून की बातें करना बेवकूफी है। रियुकी पूछता है, मेरा अकाउंट बनाने वाला टिकट कहाँ गया? सुजुकी पीटे हुए गुंडे को देखता है और सब समझ जाता है। वो कहता है, वो टिकट तो बहुत फेमस चीज थी, आते ही बिक गया। फिर पूछता है, बस ये पूछने आया था। रियुकी एक थैला निकालता है और कहता है, नहीं, मैं कुछ चीजें बेचने भी आया हूँ, क्योंकि ये दुकान तो यही करती है ना? सुजुकी कहता है, चलो देखते हैं तुम क्या लाए हो। वो थैले में देखता है और चौंक जाता है। शायद ये वही मैजिक ऑर्ब्स है जो रियुकी ने डंगोन में इकट्ठे किए थे। वो पूछता है, इतने सारे, तुझे पता है इनकी कीमत क्या है? रियुकी जवाब देता है, तू मुझे कम मत समझ, सिर्फ इसलिए कि मैं अननोन हूँ। इतनी बेसिक बात तो मुझे भी पता है। असल में रियुकी पहले गिल्ड में स्ट्रेटेजिस्ट था। वो कोई बेवकूफ नहीं है। डंगोन में दो तरह की चीजें मिलती हैं, सामान्य चीजें जैसे तलवार, ढाल वगैरह, कुछ खास जिन्हें स्पेशल्स कहा जाता है। स्पेशल्स उदाहरण के लिए वो चीजें हैं जैसे पोटियंस, मैनोर्ड्स और ऐसी चीजें। जितना उच्च ग्रेड होगा उतना ही शुद्ध होगा और उतनी ही ज्यादा ताकत आप उससे निकाल सकते हो। लेकिन सुजुकी जवाब देता है कि ऐसा कुछ ब्लैक मार्केट पर बेचना समझदारी नहीं है। अगर उसकी कीमत पहले से ही रेगुलर मार्केट द्वारा तय की जा चुकी है, तो वो यहाँ ये क्यों बेचने की कोशिश कर रहा है? रियुकी बस उसे कहता है कि इसमें दखल मत दो और बेचना जारी रखो। यही बात करने के लिए वो यहाँ आया है। लेकिन सुजुकी को ये अजीब लगता है। एक अननोन जिसे गेम का एक्सेस नहीं है, वो मैना स्टोन क्यों बेच रहा है? फिर वो रियुकी से कहता रहे कि उसे उस छोटे से आदमी को यहाँ से हटा देना चाहिए। वो आदमी बिल्कुल शक हुए सोचता है कि क्या रियुकी ने उसे मंजूरी दी है, जिस रियुकी उसे बस बाहर जाने को कह देता है। फिर दरवाजा धमाके से उस बेचारे आदमी पर गिरता है। सेलर फिर कहता है, ये सच में अजीब है कि एक अननोन मैना स्टोन बेच रहा है जब तक उसने उन्हें चुराया नहीं है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जो लॉजिक को चुनौती दे रहा है। रियुकी ये पूछने ही वाला था कि कौन सा, तभी सेलर कहता है कि वह सच में हैरान है कि उस वीडियो का स्टार अब उसकी दुकान में आ गया है। फिर वो अपने हाथ खोलता है और रियुकी का स्वागत करता है। अगर वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था तो उसे बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, खासकर मैना स्टोन जैसा आइटम लेकर। ये आइटम ब्लैक केओस नाइट से खास तौर पर ड्रॉप होता है और आप इसे ऐप पर देख सकते हो। इतना कहने के बाद वो रियुकी से पूछता है कि वो उसकी दुकान में क्या कर रहा है। ये मॉडर्न दुनिया सच में पागल है यार। तुम 10 सेकंड का वीडियो डालते हो और सबको पता चल जाता है कि तुम कौन हो। रियुकी बस ये एक्सेप्ट करता है कि वह वही है और कहता है कि उन्हें अब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सुजुकी कहता है ठीक है, और ये जानना चाहता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। हमारा लड़का अपनी सिर की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो एक मोल ढूंढ रहा है। सेलर कहता है कि वो पागल हो गया है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन रियुकी जवाब देता है कि वो जानता है कि वे एप्स है जो लैबिरिंथ के अंदर कुछ चीजों को कृत्रिम रूप से बदलते हैं। यहाँ अननोन जैसे उसे भी इसके बारे में पता है। सेलर फिर कहता है कि जाहिर है उसे कुछ नहीं पता। ज्यादातर मोड्स को लिमिटेशन
कंडीशंस या क्रिटिकल फेलियर की वजह से रद्द कर दिया गया था। लेकिन हमारा लड़का बिना रुचि दिखाए बस कहता है कि एक ब्लैक मार्केट सेलर ही वो अकेला होगा जो अभी भी कुछ मोड्स को स्टोर करके रखे हुए है। उसे वो मोड्स चाहिए जो गेम की मुश्किल को कम करते हैं। उसे कीमत या जोखिम की परवाह नहीं है। अगर यहाँ कोई मोड्स हैं तो वो उसे लेना चाहता है। सुजुकी पूछता है, क्या तुम वो मोड्स चाहते हो जो बेहद खतरनाक होने की वजह से रद्द कर दिए गए थे? रियुकी बस कहता है, मुझे देखना है। सेलर फिर कहता है, ठीक है, तो तुम उन मोड्स को देख सकते हो जो बंद कर दिए गए हैं। अगर तुम्हें कुछ ऐसा इस्तेमाल करने का साथ हो, वहाँ 1 से लेकर 25 तक के सीडी है। मैं कभी भी अपने सिर में सीडी इंस्टॉल नहीं करूंगा। क्या तुम पागल हो? लेकिन रियुकी सोच रहा है, मुझे पता है कि ये चीजें जोखिम वाली है, लेकिन मेरे पास अपनी वजह है। वो पहला मोड था ट्रिपल पावर अटैक, और ईगोन पहले ही कहता है कि वो एक पूरी तरह से फेल हो जाएगा। असल में ये सिर्फ बढ़ाए गए नंबर होते हैं और इसका कोई असर नहीं होता। अगला डिवाइस था जो तुम्हें भविष्य में 1 सेकेंड का दृश्य दिखाने की ताकत देता है। ईगोन कहता है, यह बेकार है, इससे सिर्फ तुम्हारा दृश्य धुंधला हो जाएगा। दूसरा मोड था जो तुम्हारे कैरेक्टर को अद्भुत बना देता था, और ईगोन कहता है यह किसी तरह के भ्रम से किया जा सकता है, लेकिन यह बेकार है। तीसरा मोड था जो सभी स्किल डैमेज को 20% बढ़ा देता था, लेकिन यह तुम्हारा दिमाग भी नष्ट कर देता और दर्द को 3000 गुना बढ़ा देता था, जो बिल्कुल सही नहीं था। रियुकी पहले ही समझ चुका था यह सब सिर्फ बेकार था, जब तक उसने एक मोड नहीं देखा जो प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेटर था। ईगोन इसका विश्लेषण करता है और कहता है कि यह मोड बनाने वाला सच में एक जीनियस था। ये बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन ये उसकी किस्मत को 0.3 से 0.5% तक बढ़ा देता था, और अगर इसे हमारे लड़के पर लागू किया जाता तो शायद उसकी किस्मत 0.5 से 1% बढ़ सकती थी। रियुकी जानता था कि 1% शायद ज्यादा न लगे, लेकिन किस्मत की बात हो तो यार ये बहुत है। फिर वह सुजुकी से कहता है कि वह 3 मोड्स लेगा, जिसमें वह एक भी शामिल है। सेलर कहता है कि तुम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो, और वाकई में उन मोड्स में से कुछ अच्छे चुन लिए हो। जाहिर है नायक को ये अजीब लगता है, क्यों इस बदमाश ने मुझे शुरू में बेकार सामान दिया, और कहता है कि वह बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। बस एक और ग्राहक ने उसे वो मोड्स देखने के लिए कहा था और उसने कुछ पहले ही देखे थे। फिर यूकी पूछता है कि क्या वह अनुरोध उस व्यक्ति से आया था जिसने ये मोड्स बनाए थे, जिस पर सुजुकी कहता है कि जल्द ही वे पता लगा लेंगे। इसके अलावा वह उसे विशेष छूट देगा क्योंकि ये चीजें वैसे कभी भी नहीं बिकती। फिर कुछ संदेश आते हैं जो पूछते हैं कि क्या वह एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहता है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने हाँ किया तो यह अपरिवर्तनीय होगा कि उसे इंस्टॉल करना है। लेकिन फिर सुजुकी कहता है, एक आखिरी सवाल है, अगर ये मोड्स काम करते हैं तो तुम अपनी शक्ति के साथ क्या करना चाहोगे? सीन का जवाब नहीं मिलता। हम एक पेड़ देखते हैं और कुछ समय बाद सुजुकी जमीन पर पागल की तरह हंसता हुआ दिखता है। हमारा लड़का ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह आकाश तक पहुंचना चाहता है। वह न तो ब्रॉन्ज बनना चाहता है, न ही सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम। रास्ते में सभी को हराना चाहता है। दुनिया को इस चीज के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, और यूकी उस दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचना चाहता है। वो थोड़ा पागल सेलर है जो शायद दिमागी परेशानी में है। बोलता है, देखते हैं ये लड़का अब क्या करने वाला है। कुछ समय बाद यूकी फिर से गेम में वापस आता है। अब वो फैंटम वर्ल्ड में हर्ड के साथ खड़ा है। उसे लगा था कि उसे मुश्किल होगी क्योंकि वो एक अननोन है, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि अननोन को तो गेम में होना ही नहीं चाहिए। अब वो आखिरकार स्टार्टिंग विलेज में पहुंच चुका है। सब लोग खुश हैं। एक बूढ़ा आदमी महंगे सेब बेच रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपनी मस्ती में इधर उधर दौड़ रहे हैं। र्यूकी ये सब देखकर हैरान है कि ये जगह कितनी पीसफुल लगती है। अचानक आयन प्रकट होता है और बोलता है, अब टाइम है टिकट निकालने का। र्यूकी उस गैचा एडिक्ट को कहता है, थोड़ा शांत हो जा, मैं ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। नायक समझाता है, हाँ मुझे पता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एनपीसीज गेम के कैरेक्टर्स खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। जाहिर है क्योंकि खिलाड़ी एनपीसीज को इंसान की तरह नहीं देखते, जो इस तरह एक बुरे चक्र को जन्म देता है। फिर एक नीले जैकेट वाला आदमी जमीन पर गिरा दिया जाता है और एक बीनीत वाले आदमी उससे पूछता है कि उसने उसे लूटने की हिम्मत कैसे की। वो लड़का कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, और वही प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। साथ ही उस एनपीसी के कपड़े बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे थे। एग समझाता है कि ये लड़का शायद लैबिरिंथ के एक और गेम से आया है जिसका नाम था एलियन स्पेस, लेकिन वो गेम 3 महीने पहले बंद कर दिया गया था। मतलब वो
पूरी दुनिया ही मिटा दी गई थी। लोगों के पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी और गेम में माइग्रेट कर जाना। अब ये समझ में आता है कि वहाँ कई लोग अजीब कपड़े पहने और भूखे क्यों हैं। एकदम नई दुनिया में अडैप्ट करना इतना आसान नहीं होता। एगन कहता है कि जब आइड्रेल किसी वर्ल्ड को बेकार मान लेता है तो वो उसे तुरंत डिलीट कर देता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी सतर्क रहो, क्योंकि ऐसा फैंटम वर्ल्ड के साथ भी हो सकता है। रियुकी जवाब देता है, जब तक मैं लिनफुल और उस गंदे गिल्ड लिंजी को खत्म कर सकता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद उसे एक इन में रहने की जगह मिल जाती है और अब उसके पास आखिरकार सोने की जगह होती है। उसी समय रोबोट फिर से बोलना शुरू कर देता है, ये सही टाइम है टिकट्स खींचने और गाजा खेलने का। साथ ही अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब एन और आर आइटम्स की चांस कम हो गई है और एस आर और एस एस आर की थोड़ी ज्यादा। एस एस आर जो पहले 0.3% था अब बढ़कर 1% हो गया है, 3 गुना ज्यादा। फिर वो जायन को कहता है, आ गया है वो पल जिसका सबको इंतजार था, चलो अब रूलेट घुमाते हैं। रोबोट खुश होकर बोलता है कि उसके पास 40 टिकट्स है, जिनमें 2 गारंटीड एसआर वाले हैं और 15,000 पॉइंट्स भी। इतना तो काफी है बहुत सारा सामान निकालने के लिए। रियुकी कहता है कि पहले 40 रेगुलर टिकट से शुरू करें, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ खास खुश नहीं था। सामने ढेर सारे एन